पखवाड़ा के अंतर्गत आज दिनकर जी की जयंती मनाई जा रही है। दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा गया। जब इनको पहली बार राष्ट्र कवि कहा गया तो इन्होंने कहा कि जब तक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त हैं तब तक हिंदी साहित्य में कोई दूसरा राष्ट्र कवि नहीं। राष्ट्र कवि होने के पीछे एक कारण है, क्योंकि जिस समय दिनकर जी लिख रहे हैं वह समय छायावाद का था। धीरे धीरे छायावाद अपने अवसान की ओर था और छायावाद के समय में राष्ट्रीयता की भावना भी एक प्रमुख कारण रही और दिनकर ने उस राष्ट्रीयता को अपनाया। कोई भी रचनाकार जब समस्याओं से अपने आप को जोड़ता है तो उसका समाधान भी ढूंढता है। कविताएं कैसे जन्म लेती हैं, दिनकर के जीवन से ये हमें प्राप्त होता है। एक उनकी कविता है हिमालय, और हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो। कोई विद्यार्थी है जो हिमालय नाम की कविता कभी पढ़ी हो? नहीं। हिमालय से आप परिचित हैं कि हिमालय के ऊपर बहुत सारे कवियों ने लिखा। उत्तर दिशा में वह एक पहरेदार के रूप में खड़ा है और वह कविता कैसे इन्होंने लिखी, तो कवि सम्मेलनों में, जैसे आज कवि सम्मेलन कराना हो, कविगण अगर आएंगे तो उनके लिए पहले से कहीं न कहीं होटल के कमरे बुक हो जाएंगे। पहले का जमाना था कि कवियों को स्वयं जाना पड़ता था, कहीं रुकना पड़ता था और सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाना होता था। दिनकर जी एक कवि सम्मेलन में गए तो पड़ोस के गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे और पहले के जमाने में बसखट हुआ करती थी। बांस और लकड़ी से बनाई गई चारपाई, और उन चारपाइयों में बहुत सारे खटमल पड़ जाते। खटमल समझते हैं? देखा है? क्यों ही सोएंगे खटमल आक्रमण कर देंगे। इनको वही एक चारपाई मिली हुई थी। दिनकर जी सोने का प्रयास करते थे। जब सोने का प्रयास करे तब खटमल अपना प्रयास शुरू कर दे। दिनकर जी उठ के बैठ जाते थे। फिर सोचते थे कि अब थोड़ा सो लें। ऐसे करते करते लगा कि अब सोने का अवसर ये नहीं देंगे खटमल। उन्होंने कविता लिखी हिमालय, और हिमालय को बड़ा अच्छा से संबोधित किया कि मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति का नग का अर्थ कोई बताएगा? नग का अर्थ नग के कई सारे अर्थ होते हैं। नग का अर्थ पर्वत भी होता है। नग का अर्थ संख्या भी होता है कि कितने नग, यानी कितनी संख्या। नग का अर्थ एक पत्थर भी होता है जो अंगूठी में लगाया जाता है। तो यहाँ नग से तात्पर्य है पर्वत से, यानी पर्वत राज। और उस पर्वत राज से प्रश्न करता है कवि कि तुम्हारे रहते और इतना कुछ हो रहा है, हमारे देश में आजादी नहीं मिल रही है, आखिर उसका कारण क्या? तो वहां दिनकर एक समाधान की ओर जाते हैं कि देश में इस समय शांति की आवश्यकता नहीं। इस समय ऐसे जुझारू लोगों की आवश्यकता है। और वो उदाहरण देते हैं महाभारत से। महाभारत में आप जानते हैं कि पांडव कितने थे? 5 थे। और कहा जाए कि युधिष्ठिर कितने जुझारू थे, तो आप कहेंगे कि वो तो धर्मराज से सत्यवादी थे, वह शांति प्रिय थे। लेकिन अर्जुन और भीम ये गरम दल के थे। तो प्रश्न करते हैं और सुझाव भी देते हैं
नगपति को कि मेरे नगपति मेरे विशाल। और वो कहते हैं कि इस देश में अब युधिष्ठिर की आवश्यकता नहीं, इस देश में अर्जुन और भीम की आवश्यकता है। और जो पांडव तुम्हारे रास्ते से होकर के स्वर्ग को गए थे, तो युधिष्ठिर चले गए, जाने दो, उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्जुन और भीम को वापस कर दो। वो कहते हैं कि ये रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। फिर जो हमारी विरासत रही है, उस विरासत को याद दिलाते हुए और दिनकर लिखते हैं कि पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तो पूछ कहाँ उसने कोई अपनी अनंत निधि आशा। इसके बाद वो लिखते हैं कि आज हम ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ हमें आज़ादी मिलेगी, कहाँ से हमारा विकास होगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी जो परंपरा रही है कितनी समृद्ध रही है, उस समृद्ध परंपरा से हम क्या सीख सकते हैं। तो दिनकर छोटे छोटे अवसरों पर भी अच्छी कविताएं लिखते थे। और कहा जाता है कि जब कवि सम्मेलन में वो गए और खड़े हुए, तो जब उन्होंने सुनाना शुरू किया हिमालय कविता, तो कविता की एक विशेषता होती है कि कविता निरंतर पीछे की ओर जाती है। कहानी की विशेषता होती है कि कहानी निरंतर आगे की ओर जाती है। अगर यहाँ से कोई कविता सुना रहा है और कविता की लाइन आपको अच्छी लगेगी, तो आप कहेंगे कि एक बार फिर से, वंस अगेन, बार बार वही लाइन चलेगी। कहानी आपको सुनाई जाने लगी और सुनाने वाला रुक जाए, तो फिर आप कहेंगे कि फिर आगे क्या। तो कहानी आगे को बढ़ती और कविता पीछे की ओर आती है। तो जब इन्होंने शुरू किया कि लौटा दे अर्जुन भीम वीर, तो दर्शकों ने कहा कि एक बार फिर से, एक बार फिर से। और ऐसा कहा जाता है कि 40 बार एक ही पंक्ति चली। तब जाके आयोजकों ने कहा कि ठीक है, अब इसके आगे दूसरी कविता आप सुनो। तो यह दिनकर थे। और दिनकर की विशेषता एक सबसे बड़ी यह है कि कोई भी कवि हो, तो हर कवि की एक परिधि होती है, एक सीमा होती है, यह किस प्रकार की रचना करता है। कोई किसी रस पर लिखता है, कोई किसी रस पर लिखता है, लेकिन दिनकर एक ऐसे कवि हुए हैं कि दिनकर जहाँ हिमालय लिख रहे हैं, दिनकर जहाँ भारत की वंदना लिख रहे हैं, दिनकर जहाँ रश्मि रथी लिख रहे हैं, कुरुक्षेत्र लिख रहे हैं, वहीं दिनकर उर्वशी भी लिख रहे हैं। और उसी उर्वशी पर दिनकर को हिंदी का ही नहीं, भारतीय भाषाओं का सर्वोत्कृष्ट जो सम्मान है, ज्ञानपीठ सम्मान, वह उनको प्राप्त होता है। कोई विद्यार्थी बताएगा दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? अपना सामान्य ज्ञान भी आप लोग पढ़ाते हैं। किसी परीक्षा में जाएंगे तो पुरस्कार पूछा जाएगा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले ये मिलता है सुमित्रा नंदन वंश को 1968 में, और ठीक उसके 4 वर्ष बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है उर्वशी पर। और दिनकर ने गद्य में, पद्य में, हर क्षेत्र में कलम चलाई, सरकार में रह करके सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और देश को अक्षुण्ण बनाने के लिए वे निरंतर कलम चलाते रहे। दिनकर जी की आज जयंती है, दिनकर को हम याद कर रहे हैं। दिनकर इनका उपनाम है, वास्तविक नाम है रामधारी सिंह।
दिनकर इनको उपाधि मिली थी। दिनकर काल सूर्य, यानी जो अंधेरा है उस अंधेरा को सूर्य के निकलते ही भाग जाना पड़ता है। तो ऐसे कवि हुए दिनकर। और दिनकर ने गद्य के क्षेत्र में जो इन्होंने संस्कृति का 4 अध्याय लिखा वह एक मील का पत्थर है। पुस्तक को भी आप सबको पढ़नी चाहिए। दिनकर हमेशा कोश में रखे जाते हैं। महाभारत के अंशों को लेकर के इन्होंने लिखा, रामायण के अंश को लेकर के इन्होंने लिखा। और दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता अगर कही जाए तो कोई रचनाकार बड़ा कैसे है, कैसे पता चलता। इसका एक ही तरीका माना जाता है कि अगर किसी की पंक्ति स्लोगन बन जाए। स्लोगन समझते हैं ना? 2 पंक्तियों को रखा जाए। जैसे अभी एक विद्यार्थी ने सुनाया रश्मि रथी का कुछ अंश 3य सर्ग का, उसी 3य सर्ग के अंश को पाठक सर ने भी सुनाया कुछ आगे का। तो आप उस 3य सर्ग को ही अगर पढ़ें तो हर 4 पंक्ति के बाद अगली पंक्ति स्लोगन बन जाती है। जैसे सच है विपत्ति जब छाती है आती है, कायर को ही सहलाती है। ये पहली पंक्ति ही स्लोगन बनी। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दिनकर ऐसे कवि हुए कि दिनकर के हर काव्य की पंक्तियां स्लोगन बन गई और उस स्लोगन को आज भी दोहराया जाता है, आज भी याद किया जाता है। जिस समय पाकिस्तान नहीं मान रहा होता है, वो आक्रमण करता है, हारता है, फिर आक्रमण की तैयारी करता है, तो दिनकर की कलम वहां बोल उठती है। और वो अंश लेते हैं कि समुद्र के किनारे राम बैठे हुए हैं और राम कह रहे हैं कि मैं समुद्र के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, पहले इसको अवसर दूंगा। राम प्रतीक है भारत के और समुद्र वहां प्रतीक है पाकिस्तान। कितने घंटे तक राम ने इंतजार किया था? 3 दिन तक शायद। बताइए, रामायण का प्रसंग नहीं पता? 3 दिन 72 घंटा, 24 घंटे का मोहलत दिया जाता है, 48 घंटे का, लेकिन राम ने दिया था 72 घंटे का। 72 घंटा इंतजार कराया। उसके बाद राम क्रोधित हुए और इस प्रसंग पर दिनकर ने लिखा कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, समुद्र कुछ भी नहीं बोलता, तब राम अग्नि बाण का प्रयोग करते हैं। और उसमें वो पंक्ति लिखते हैं कि क्षमा सबको नहीं करना चाहिए। उसमें पंक्ति आती है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल माने, मैं सोच रहा हूं कि मैं विद्यार्थियों के बीच बोल रहा हूं। विद्या का अर्थ ही जो न ग्रहण करे, जानबूझ के आप लोग नहीं बोल रहे हैं। गरल नहीं जानते? गरल माने होता है जहर, जानते हैं? जहर जानते हैं? हिंदी साहित्य ऐसा विषय है कि